हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अभी अभी हमने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट किया है, ठीक है। और सारे जो आपके दिमाग में ख्याल है उस सारे ख्याल को मैं थोड़ा सा बदलने वाला हूँ, तो सावधान। ख्याल क्या है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में ये है कि लाइट इज अ वेव। क्या है आपके दिमाग में ख्याल बच्चों? लाइट इज अ वेव। पर यहाँ पर इस चैप्टर में हम स्ट्रिक्टली ये डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट इज नॉट ओनली वेव। लाइट एक अकेले वेव नहीं है, ठीक है। मतलब कि लाइट वेव ही नहीं है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, ठीक है। बहुत साल पहले न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थियरी दी थी। वहां पर उन्होंने ऐसा बोला था कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन बाद में वो प्रूव नहीं कर पाए थे, ठीक है। लाइट लाइट की अगर बात करें, लाइट तो उसके दो नेचर है। एक कैसा नेचर? वेव नेचर। और दूसरा कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर की तो हमने बहुत जी भर के बातें कर ली। इसमें हमने क्या देखा? इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस तब ही पॉसिबल हो सकता है जब उसका वेव नेचर हो। दूसरा हमने क्या देखा? डिफ्रैक्शन। वो भी तब ही पॉसिबल हो सकता है जब उसका क्या? वेव नेचर। ऐसा होता है ना, अगर वेव नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। फिर हमने देखा पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट का कैसा नेचर हो? वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर भी कुछ दिखाता है आपको, ठीक है। पार्टिकल नेचर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज नहीं बल्कि तो इस चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जिसमें हम ऐसा प्रूव करेंगे कि भैया लाइट का वेव नेचर नहीं है, उसका कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। बच्चों, ये जो इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, एंड फॉर दिस एक्सप्लेनेशन ही वॉन नोबेल प्राइज ऑल्सो, ओके। इस एक्सप्लेनेशन की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे तो हम आइंस्टाइन सर को ऐसे जानते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो तो उसका है ही, ठीक है। नोबेल हमेशा बोल सकते हैं कि नोबेल प्राइज के लिए भी हम उसको बोल सकते हैं, या तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि नोबेल कॉन्ट्रीब्यूशन। पर ये भी कुछ कम नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से ही तो क्वांटम की भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वांटम की भी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स की। अभी का जो सिनारियो है वो है क्वांटम सिनारियो। कौन सा है? क्वांटम। पहले था, पहले जो न्यूटोनियन फिजिक्स ऐसा बोलते हैं, उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आज तक आप पढ़ रहे थे, ठीक है। अगला चैप्टर एटम, वो भी ऐसा ही होने वाला है। और उसके बाद में उस फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बोलते थे। पहला फिजिक्स कौन सा? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा फिजिक्स कौन सा? दूसरा फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें एटम, न्यूक्लियस और वो सब। और अभी का जो एरा है वो कौन सा है? क्वांटम फिजिक्स। पता नहीं आगे आगे क्या क्या फिजिक्स का होने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा सब एरा चलता रहता है। और क्लासिकल फिजिक्स अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो मॉडर्न आएगा, और ये दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया तो क्वांटम आएगा, ठीक है। ओके। अभी क्वांटम तो हमारे बस की बात नहीं है। पहले हम मॉडर्न फिजिक्स का तो थोड़ा सा क्या टेस्ट ले ले। ओके। तो लाइट के कितने नेचर है यहाँ पर? मैंने बोला दो। वन इज द वेव नेचर एंड वन इज द पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कौन 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 बोल रहा है? इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और पार्टिकल नेचर, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी तरह मैटर, मैटर के भी दो नेचर हो सकते हैं बच्चों। मैटर के भी दो नेचर। पहला पार्टिकल नेचर, जो तो हम फील कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलर लाइफ में हम इसको, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? किसको? पार्टिकल नेचर को। आप अपने आप को टच करो, क्या आप पार्टिकल हो? हाँ, ठीक है। और मैटर जो है उसका भी एक नेचर है। कौन सा? वेव नेचर। किन्होंने बोला था? डी ब्रोगली ने। किसने बोला था? डी ब्रोगली,
लुइस डी ब्रोगली, आइंस्टाइन और लुइस डी ब्रोगली वो दोनों फ्रेंड्स थे। ओके, और वेव नेचर को प्रूव करने वाला भी हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें हम ऐसा प्रूव करेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह दिखता है, वेव की तरह, मतलब कि उसका नेचर कैसा है, वेव। हालांकि हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं लेकिन वो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो क्या हमने इंट्रोडक्टरी क्या हम देखा, दैट एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी, देखो इस लाइट को हमेशा रेडिएशन भी बोल सकते हैं, अकेली लाइट नहीं, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वैसे मैंने पीछे क्या बोला, वेव, बट दे कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, पार्टिकल, एंड दे कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। सो दिस इज नथिंग बट विच टाइप ऑफ नेचर, ड्यूअल नेचर। तो यही तो हमारे चैप्टर का नाम है जो हम स्टडी करने वाले हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन के भी दो नेचर और मैटर के भी दो नेचर। कॉमनली जो ऑब्जर्व होता है वो रेडिएशन का वेव नेचर कॉमनली ऑब्जर्व होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो पार्टिकल नहीं होता, होता है। और मैटर का जो कॉमनली ऑब्जर्व नेचर होता है वो होता है पार्टिकल नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटे बच्चे को पूछे कि लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव, तो वो वेव बोलेगा, और मैटर क्या है तो वो पार्टिकल बोलेगा, ठीक है। वो लाइट को पार्टिकल नहीं बोलेगा और मैटर को वेव नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अभी उतनी नहीं है, ठीक है। चलो अब आप आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं लाइट एज ए पार्टिकल की, ठीक है। तो ये सब समझने से पहले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले पहले आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन क्या है? इट्स वेरी सिंपल, इट इज लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is liberation of electron from metallic surface। ओके, चलो इतना समझ में आया। मेटालिक की सरफेस मतलब कि बाहर से लिबरेट होगी, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मेटालिक सरफेस है जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन चुक 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 करके बाहर भाग जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली बाहर भाग जाएंगे, उसे कुछ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, तब वो बाहर भागेंगे। तो उसका नाम है, जितनी उसको एनर्जी चाहिए उसका नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है बच्चों? वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी required by any electron to get liberated from metallic surface, ठीक है। सारी डेफिनेशन एक के बाद एक आप समझोगे तब आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा बच्चों। ओके, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉन to get liberated from metallic surface, okay, is called work function। वर्क फंक्शन बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं रहता। कहने का मतलब क्या है? वर्क फंक्शन, नाम कैसा लिखा है वर्क फंक्शन, समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि मिनिमम एनर्जी, वही, ठीक है ना। वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ, वर्क फंक्शन इज property of material from which, from, work function is property of material from which electrons are going to be liberated, from which
कहाँ गया मेरा कर्सर, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी लिबरेटेड। ठीक है, कई घर की लड़कियां बाहर घूमने जा पाती है, कई घर की लड़कियां बाहर घूमने नहीं जा पाती। तो लड़कियां बाहर घूमने जाए मतलब सिर्फ लड़कियां के बारे में नहीं, लड़कों के बारे में भी हम हमेशा बोल सकते हैं कि कितना वो फ्री है। तो वो उस लड़के पे डिपेंड नहीं करता, उस घर पे डिपेंड करता है कि उसके पापा या मम्मी उसको कितनी फ्रीनेस देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन किस मटेरियल का है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सीजियम है, सीजियम एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2.14 ईवी। अच्छा, ईवी पता है ना आपको, ईवी, ये ईवी आपको पता है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये एनर्जी का यूनिट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी कि अगर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए गए तो उसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो वो किस में हो जाएगा, जूल। तो इसी तरह अगर आपको x जूल एनर्जी दी गई है और आपको अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम कन्वर्ट करना है, इस चैप्टर में सारी एनर्जी 99% इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसीलिए अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। सिंपली हमने क्या किया, ई को मल्टीप्लाई और ई को डिवाइड किया। जो ई को मल्टीप्लाई किया उसको मैंने ई का ई ही रहने दिया और जिसको डिवाइड किया उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, सीजियम की। हाँ, कि सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है, 2.14 ईवी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए, ये सीजियम है और इसको हमने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी, 2.14 ईवी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.14। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, पर ये 100% आप नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए इतनी चाहिए। अब एक बार बाहर निकल गया तो उसने इतनी एनर्जी यूज कर ली, तो बाहर निकल के उसके पास क्या होगा, कुछ नहीं, स्टेडी रहेगा। अगर इससे ज्यादा एनर्जी दोगे, 2.14 नहीं देते और आप 3.14 देते हो तो भी, अच्छा 3.14 अगर आप देते हो तो भी, अगर आप बोलते हो कि चलो 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने दी, तो 2.14 उसको बाहर निकलने के लिए यूज हो गई, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अभी भी बची होगी ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मतलब कि उसको काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो यहाँ घूमेगा, ऐसा वुजू 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 ऐसे जाएगा। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, हाँ जा सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन कर लेगा तब वो साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको जलन होती है कि भैया इसने क्यों एनर्जी गेन कर ली, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, याद रखो, एक ही इलेक्ट्रॉन को मैं एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, पार्शियलिटी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चिकू 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 ऐसा वाइब्रेट होगा। तो जब वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेट होने से क्या होगा कि इसका कोलिजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा, और जब कोलिजन हो जाएगा तो उसको जो मिलने वाली एनर्जी है उसको वो वेस्ट कर देगा। ओके, उसको क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा। तो वेस्ट कर देगा तो इसका मतलब उसको बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी गवा देगा, और वो क्या होगा कि वो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर बोल दूं, दैट व्हेन वी प्रोवाइड energy to electron less than work function, इसका सिंबल है फाई जीरो। ये फाई जीरो क्या है बच्चों, वर्क फंक्शन। ठीक है,
अभी लिखना शुरू कर दो मेरे साथ आप। ओके, व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, ओके, कैसी, लेस देन वर्क फंक्शन, देन it's 100% sure, it's 100% sure that electron will not come out, electron will not come out। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए वो तो आपने दी नहीं, इसलिए वो अपना मुंह बना लेगा और बोलेगा नहीं मुझे उतनी चाहिए वरना मैं बाहर नहीं आऊंगा। ओके, ये 100% श्योर है, ठीक है। when we provide energy to electron इक्वल टू, और सॉरी इतना बड़ा मैं नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा आपको पता है, शॉर्ट फॉर्म, क्या, इक्वल टू और ग्रेटर देन 50, then it may be possible, it may be possible that electron may come out। Okay, what is the reason? As electron get energy, आपको समझ में तो आ रहा है ना, हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, कर रहे हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, मुझे एनर्जी चाहिए, तो हमने बोला चलो इतनी एनर्जी, तो वो बोलेगा कि नहीं मेरी मिनिमम जो कंडीशन है इतनी एनर्जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो। तो वो हमने एनर्जी नहीं दी, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, नहीं वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा और वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, अगर हमने उसकी कंडीशन फुलफिल कर दी कि भैया तुझे इतनी एनर्जी चाहिए तो उससे ज्यादा एनर्जी मैं तुझे दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा पॉसिबल है कि वो क्या है ना, बहुत नोटी है इलेक्ट्रॉन, आजू बाजू में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, जैसे उसको एनर्जी मिले ना वो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा मतलब कि बहुत फॉर्म में आ जाएगा और ये करके वाइब्रेट करने लगेगा और साइड वाले इलेक्ट्रॉन को पता चल जाएगा कि इसको एनर्जी मिली है कहीं से, तो वो कोलाइड होके सारी एनर्जी ले लेंगे, सारी नहीं मतलब कि थोड़ी एनर्जी लेंगे, तो उतनी एनर्जी उसके पास पॉसिबल है कि बचेगी या ना भी बचे, ठीक है, कि वो बाहर निकल पाए। एज इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड इट स्टार्ट्स vibrating with more amplitude, okay, and may get collide with neighboring electron, उसके साथ कोलाइड हो सकता है, और may not get collided, कोलाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इफ इट गेट कोलाइडेड, देखो ये स्टोरी जाननी बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। इफ इट गेट कोलाइडेड, अगर वो कोलाइड हो गया, then its energy gets distributed with other one, with other, otherwise का मतलब अगर कोलाइड नहीं हुआ तो it may come out, it may come out, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन कितना था सीजियम का, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 2.14, 2.14, ठीक है।
एनर्जी प्रोवाइडेड, बाहर से प्रोवाइड की। अब किस फॉर्म में प्रोवाइड की वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर सोचो कि प्रोवाइड की, ये सारी जो हम बात कर रहे हैं वो किसमें बात कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी जो प्रोवाइड की गई वो सोचो 4.14 प्रोवाइड की गई, और उसने एनर्जी वेस्ट नहीं की, कुछ भी वेस्ट नहीं किया। तो फाइनल एनर्जी तो वो लिबरेट हो जाएगा, ये पक्का है। और कितनी एनर्जी, फाइनल एनर्जी जो कि किस फॉर्म में होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, जो बाहर निकलेगा। तो वो कितनी होगी? तो 4.14 माइनस 2.14 तो कितना होगा? 2। ये उसकी एनर्जी बचेगी बाहर निकलने के बाद। ठीक है। अच्छा देखो, हमने 4.14 एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गवा दी। किसमें? आसपास के कोलिजन में। तो उसके पास कितनी बची? 3.14, जिसमें से उसने 2.14 को यूज कर लिया बाहर निकलने में। तो बाहर निकलने के बाद उसके पास एनर्जी रहेगी, टीचू टीचू टीचू। हाँ ठीक है, फिर से एक बोलूं, हमने उसको 4.14 ही दिया, ठीक है, और उसने अपनी एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी गवा दी। तो उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी? 1.2। ठीक है। या तो अगर हम ऐसी बात करें बच्चों कि हमने उसको 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी दी, और उसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी गवा दी आसपास के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके, बहुत फॉर्म में आ गया था, एक झापड़ लगा दूं क्या उसको? तो 4.14 माइनस 2.14, अच्छा, हमने उसको एनर्जी कितनी दी? 4.14, उसने गवा कितनी दी? 3, तो उसके पास बची कितनी? 1.14। तो क्या वो बाहर निकल पाएगा? नहीं, नॉट गेट लिबरेटेड, नॉट गेट लिबरेटेड। समझ में आया? ओके, कहने का मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो बच्चों अच्छी तरीके से अगर आप देखो तो क्या रिलेशन बन सकता है? ये है वर्क फंक्शन, ठीक है, ये है ई प्रोवाइडेड, ई प्रोवाइडेड, और ये है काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यहां पर नो लॉस कंसीडर करें तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो, जब नो लॉस हो रहा है तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। वरना तो ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब वो कोई लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? के ई मैक्स, के ई मैक्स is equals to E provided माइनस फाइव जीरो। फाइव जीरो क्या है? वर्क फंक्शन। अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू ई प्रोवाइडेड। अभी ई प्रोवाइडेड को ई प्रोवाइडेड ही रहने देते हैं, ठीक है, और 50 को 50 ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना समझ में शायद आपको आया होगा। ठीक है, अभी एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड करते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स। 1, थर्म आयोनिक इमिशन। पहला कौन सा होता है? थर्म आयोनिक इमिशन। दूसरा जो होता है वो होता है फील्ड इमिशन। और तीसरा जो होता है वो जो इस चैप्टर का हार्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, ओके। थर्मायोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक। थर्मायोनिक इमिशन में क्या होता है? प्रोवाइडिंग एनर्जी
providing energy in terms of हीट एनर्जी, मतलब कि मटेरियल को इतना ज्यादा गर्म करो कि उसको एनर्जी मिल जाए। इलेक्ट्रॉन का क्या है, उसे थोड़े पता है कि मुझे एनर्जी की किस फॉर्म में चाहिए, वो बोलेगा मुझे एनर्जी चाहिए। तो अगर आपको उसको हीट के फॉर्म में दो या किसी और फॉर्म में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी फील्ड इमिशन कैसे, प्रोवाइडिंग वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोवाइडिंग वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फोर्स से वो टूट जाएगा, ठीक है, मतलब कि अपना बॉन्ड तोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा। 10⁶ वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ता है तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इंसिडेंटिंग लाइट ऑन इट, अरे क्या बात है, लाइट को इंसिडेंट करो और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, टिचिक टिचिक टिचिक, वही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मैंने बोला, ये है इलेक्ट्रॉन, टीचू टीचू टीचू, ये क्या है, ये है सिर्फ इलेक्ट्रॉन या तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिसको हमने लाइट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड की। ये है लाइट, जिसमें क्या होता है, फोटॉन्स, क्या होते हैं, फोटॉन्स, इसको ही हम क्या बोलने वाले हैं, पार्टिकल्स। लाइट किससे बनी हुई होती है, फोटॉन, एंड फोटॉन एज्यूम टू बी अ पार्टिकल। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके कुचुक 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 बाहर निकलेगा। बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का हमने अलग से नाम रखा है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा है, फोटो इलेक्ट्रॉन। लाइट में जो पार्टिकल्स है वो है फोटॉन्स, ओके। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, ओके, समझ में आया किससे कंसिस्ट है, फोटोन, ओके, एज पार्टिकल्स। फोटोन क्या है बच्चों, फोटॉन्स आर पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, एक पैकेट में कितनी एनर्जी होती है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एफ, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ, देन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ दैट लाइट, या तो वेव बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, is E equals to hf. What is h? H is the Planck's constant. H is the Planck's constant. ठीक है, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो ये। H is equals to 6.625 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये इधर जाएगी तो अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो टाइम ऊपर आएगा तो जूल सेकंड, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, और कौन से, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, एफ, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो फोटोन की एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। सपोज wavelength of light, wavelength of light is lambda, wavelength कितनी है, lambda, then energy of one photon,
energy of one photon of such light is E is equals to hc by lambda। अरे आप बोलोगे सर आप तो घूम गए, पहले तो आपने एच एफ बोला था, अभी आप एच सी बाई लेमड़ा बोलते हो, कैसे बच्चों? एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमड़ा, ठीक है, बहुत सिंपल। तो मतलब कि अगर लेमड़ा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सॉरी कम, और अगर लेमड़ा ज्यादा है तो एनर्जी भी कम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रिजल्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि लाइट विथ हाई फ्रीक्वेंसी, लाइट विथ हाई फ्रीक्वेंसी हैव मोर एनर्जी, ओके, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। हमने वेव में ऐसा नहीं देखा था, हमने देखा था कि वेव में तो एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी का तो कोई रिलेशन ही उसमें नहीं था। लेकिन मैक्स प्लांक ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया, उन्होंने ऐसा बोला क्या, फ्रीक्वेंसी वही रिस्पॉन्सिबल है किससे, एनर्जी से। देखो यहाँ पर आपको यही मानना है भैया, एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की स्पीड क्या होती है पता है? फोटोन ट्रेवल्स विथ अ स्पीड, photon travels with speed 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड। अगर ये लाइट का फोटोन है तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फोटोन ट्रैवल्स विद स्पीड 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर हम पार्टिकल बोल सकते हैं तो इसका मतलब इसका मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू h अपॉन लेमड़ा, डायरेक्टली याद रखो बच्चों, ठीक है। लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन एम वी वाला जो डी ब्रेगली इक्वेशन है ना, मैंने उस पर से लिखा है। कैसे डेरिवेशन आया ये जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पी क्या है, मोमेंटम, ठीक है। वैसे अगर रेस्ट मास ऑफ फोटोन बोला जाए, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो वो कितना है, 0। लेकिन जब वो प्रोपोगेट करेगा उस टाइम पर उसका मोमेंटम अगर आपको डिफाइन करना है, जो कि हम क्लासिकल फिजिक्स में मास इनटू वेलोसिटी से डिफाइन करते थे, लेकिन हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, h अपॉन लेमड़ा। मतलब कि h तो प्लैंक कांस्टेंट है और लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो ऐसा जो फोटोन है वो आएगा, किसके ऊपर आएगा, सोचो कि ये मेटालिक सरफेस है जिसमें फिर से मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक बातें ही मैं आज अभी आपके साथ कर रहा हूँ। और इसके अंदर ये जो लाइट आ गिरी ना बच्चों, इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर थे फोटॉन्स, ठीक है। लाइट अकेली नहीं थी, लाइट किसको साथ में लेके आई बच्चों, फोटॉन्स को। और लाइट जितनी तेजी से चलेगी ना, जितनी स्पीड से, जितनी फास्ट, फोटोन भी उतनी स्पीड से चलेंगे, ये आपको याद रहना चाहिए। और सोचो कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ। तो इसका मतलब वो जो फोटोन आएगा वो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, एच एफ। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी देगा। मान लीजिए वन फोटोन प्रोवाइड एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन ओनली। कि ऐसा नहीं कि फोटोन आएगा, आओ बच्चों इलेक्ट्रॉन बच्चों मैं एनर्जी लेके आया हूँ, आओ आओ बांट लो, ऐसा चलो सब बांट लो, ऐसा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जो एक फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो उसको एनर्जी देगा। तो इसका मतलब क्या है, फॉर वन इलेक्ट्रॉन, अगर हम फॉर वन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ई प्रोवाइडेड को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एच एफ या तो एच सी बाई लेमड़ा। तो हमारा जो वो इक्वेशन है के ई मैक्स इज इक्वल्स टू क्या था, ई प्रोवाइडेड था ना, ई प्रोवाइडेड मतलब कि बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड की गई माइनस 50, 50 क्या था, वर्क फंक्शन,
ठीक है। तो ये ई प्रोवाइडेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच एफ माइनस फाइव जीरो, ठीक है। या तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो के ई मैक्स, क्यों जीरो लॉस कंसिडर कर रहे हैं इसलिए, एच सी अपॉन लेमड़ा माइनस फाइव जीरो। बच्चों ये इक्वेशन अच्छी तरीके से जान लो, आपका ये चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। सारे सवाल इस पर से ही होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस पर से होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।